अक्सर हम लोगों ने देखा है और हम लोगों ने जाना भी और पहचाना भी कि क्या किस तरीके से क्या जो समस्या निकल के आती हैं उन समस्याओं पे क्या हम नया ऑप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं वो कितना हद तक सही है और कितने हद तक नहीं सही है। अगर जो कोई समस्या उत्पन्न हुई है पति पत्नी के बीच में या किसी तथ्य के आधार पर, अगर जो हमने कहीं कुछ शिकायत करना प्रारंभ किया है और वो शिकायत हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो कितने हद तक सही है या कितने हद तक सही नहीं है, तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे कि जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं वो किस तरीके से अगर जो सही है, आखिर आप उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे कि हम जो स्टेप लेने जा रहे हैं वो सही है अथवा नहीं सही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे, जिसमें मैं आपको एक कानून की एक नई जानकारी देने का मैं प्रयास करता हूं, क्योंकि जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे मेरी अवश्य रहेगी, अगर जो आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर अवश्य करें, जिससे और लोगों को भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। और साथ में कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। कुछ दिन पूर्व मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने कुछ संक्षिप्त में उसमें जानकारी दी थी कि क्या जो जिलाधिकारी किसी भी जिले का हो, क्या उसको एफआईआर दर्ज करने की शक्ति उसको प्राप्त है कि अथवा नहीं प्राप्त है। तो इसी विषय पे कुछ अल्प समय के कारण, कुछ समय के अभाव से सारी जानकारी एकत्रित नहीं हो पाई थी, तो इसी के विषय पर मैं बताना चाहूँगा, जिसमें कुछ में संक्षिप्त, जिसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार एक आज हमारे जो कमिश्नरेट सिस्टम में क्या किस तरीके से नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है और नेचुरल जस्टिस किस तरीके से हमारे जो समाज का जो न्याय विभाग में या न्याय व्यवस्था में एक अभिन्न अंग है, क्योंकि एक प्राकृतिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो इसी के आधार पे कि कमिश्नरेट सिस्टम में जो इसका जूनियर एम्प्लॉय, जूनियर मेंबर उसका आरोप लगाता है पिटी ऑफेंस में, जैसे कि सेक्शन 107 और 116 या जो गैम्बलिंग एक्ट में, इस तरीके की जो कार्यवाही जो अग्रसारित की जाती है, तो वो कार्यवाही जो जुडिशियल ऑफिसर के सामने ना जाके वो जो उनके जो सुपीरियर अथॉरिटी हो गए, सहायक पुलिस आयुक्त हो गए या संयुक्त पुलिस आयुक्त हो गए, उसके समक्ष इस तरीके की जो कार्यवाही हैं वो प्रारंभ की जाती हैं। कहने का सेंस हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो एक कभी किसी समय अगर जो वो जिसने अभियोग लगाया है, जिसने आरोप लगाया है, कुछ समय बाद वो प्रमोट होकर वो उसी पोस्ट पे पहुंच जाता है और वही व्यक्ति, पुलिस का ही व्यक्ति, उस पर वो निर्णय या जजमेंट देता है। तो इसी विषय पे और साथ में मैंने ये भी बताया था कि क्या इस तरीके की अगर जो कोई भी पति पत्नी के बीच में या किसी प्रकरण में, किसी भी मामले में अगर जो कोई प्रार्थना पत्र डीएम के सामने यानी कि जिलाधिकारी के सामने अगर जो प्रस्तुत किया जाता है, तो क्या उस स्थिति में क्या जिलाधिकारी को एफआईआर दर्ज करने को आदेश देने के उसके पास शक्ति प्राप्त है कि अथवा नहीं प्राप्त है। तो कुछ अंश मैंने उसमें वर्णित किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज मैं बताना चाहूँगा कि मामला प्रकरण में ये आया कि 30 अप्रैल 2024 में बलरामपुर के जिला अधिकारी ने एक आदेश दिया एसएचओ को कि इस तरीके के सच एंड सच एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको उल्लेखित करें। लेकिन यहाँ पे एफआईआर दर्ज होने के उपरांत जो अभियुक्त थे उनको वो एग्रीव्ड महसूस हुए। उसी के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत की और अपने सारे कारण और अपने सारे तथ्य को अवगत कराते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपने सारे फैक्ट रखे और माननीय उच्च न्यायालय ने उनके फैक्ट को सहमति जताते हुए, उनके जो फैक्ट पे भरोसा दिलाते हुए और ये बिलीफ दिलाया कि इस तरीके की जो एक्टिविटी अगर जो कारित की जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति में डीएम को पावर बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस तरीके से आदेशित करे किसी भी थाने प्रभारी को कि वो इस प्रकरण में या किसी अन्य प्रकरण में वो एफआईआर दर्ज करे। जो जिलाधिकारी है, जो डीएम है, वो प्रशासनिक व्यक्ति है, उसको सरकार के जो प्रशासन व्यवस्था है उस पर ध्यान देना चाहिए और इसके विपरीत जो हमारी शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो शांति व्यवस्था है वो समाज में व्याप्त रहना चाहिए, ये जिम्मेदारी हमारी पुलिस प्रशासन की है। तो इसी के आधार पे जब माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया और एक इसमें जजमेंट पास किया, और जजमेंट का आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको पूरा जजमेंट देख सकते हैं। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ, इसमें कि उन्होंने साफ साफ निर्धारित किया है कि जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार से एसएचओ को आदेश देने का अधिकार नहीं है कि वो किसी भी प्रकरण में एफआईआर दर्ज करें।
क्योंकि मामला तथ्य में ये आता है, उसमें उल्लेखित करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में जब इस प्रकार कोई सामने निकल के आता है तभी उसका उपचार सामने निकल के आता है। इसी के आधार पे जो पवन कुमार कन्नौजिया जो कि याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अपने आप को क्षुब्ध मानते हुए बलरामपुर के जो जिलाधिकारी ने जो एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हालांकि एसएचओ ने, जो थाने का भार साधक अधिकारी है, उसने एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज होने के उपरांत जो याची थे, जिनको ये लगता था कि इस तरीके का जो आदेश दिया गया है वो विधि विरुद्ध है और विधि संगत बिल्कुल भी नहीं है, इसी के आधार पे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की और याचिका में अपने सारे तथ्य को, अपने सारे जो फैक्ट हैं उनको अपनी याचिका में वर्णित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। और जिलाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया कि एसएचओ को उसके जो खिलाफ इस धाराओं में, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित किया, तो जिसे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने उस जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती दिया और अपने सारे तथ्य और अपने सारे फैक्ट को मेंशन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका प्रस्तुत की और माननीय न्यायालय ने उनके जो तथ्यों पे और जो फैक्ट है उन पर विचार करते हुए ये आदेश दिया कि जो जिलाधिकारी द्वारा जो पारित आदेश है वो विधि विरुद्ध है और न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। ऐसे इस अवस्था में जो जिलाधिकारी द्वारा जो पारित आदेश है उसको रद्द किया जाता है और साथ में ये भी गाइडलाइन जारी की कि इस तरीके का जो आदेश है वो डीएम बिल को जारी करने की पावर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हमारे व्यूवर के द्वारा जो एक प्रश्न आया है कि क्या कोई पत्नी है, अगर जो वो किसी स्टेप में अगर जो कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है और इनिशिएट करने के बाद वो डीएम के पास पहुंच गई है अपनी शिकायती प्रार्थना पत्र लेके, उनको ये लगता है कि हमारी जो सी समस्याएं हैं वो डीएम के स्तर से वो निस्तारित की जा सकती हैं, तो ऐसी अवस्था में मैंने सोचा इस उनके प्रश्न का वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर दिया, जिससे ये जानकारी और लोगों तक भी उसको मिल सके और साथ में उनको भी इसको लाभान्वित कर सके। जिसके आधार पर बताना चाहूँगा कि अगर जो इस तरीके की अगर जो प्रकरण आता है, किसी भी एसएचओ को वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश बिल्कुल भी पारित नहीं करेगा। अगर जो इस तरीके के आदेश अगर जो आपके पास अवेलेबल हैं तो उसके आधार पे आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप अपनी याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। और जिसमें कि प्रश्न में ये पूछा गया था कि क्या हमारी पत्नी ने वो डीएम के सामने अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और डीएम ने उनको संज्ञान में लेके और अपनी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करते हुए और ये उनको ओरली ये बिलीफ दिलाया गया है कि आप अपने हस्बैंड से बात करिए। तो इसी के आधार पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इस तरीके की अगर जो घटना आपके विरुद्ध अगर जो कोई कारित की जाती है जिसमें आपको लगता है कि आपके विरुद्ध जो जिलाधिकारी ने न्याय संगत आदेश पारित बिल्कुल भी नहीं किया है, तो ऐसी इस स्थिति में आपके पास आर्टिकल 226 में आपके पास पावर अवेलेबल रहती है कि आप माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप अपनी याचिका प्रस्तुत करके आप अपने फेवर में आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में अगर जो इस तरीके की अगर जो आदेश यानी कि पत्नी की रिपोर्ट अगर जो थाने में नहीं दर्ज की जा रही हो, पत्नी अगर जो डीएम के पास पहुंच गई है और डीएम माननीय जिला अधिकारी ने आपकी पत्नी के प्रार्थना पत्र पर थाने के भार साधक अधिकारी को अगर जो आदेश दे दिया है कि इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्यवाही करे, अगर जो इस तरीके का आदेश अगर जो पत्नी की अगर जो प्रार्थना पत्र पे अगर जो आदेश पारित किया गया है वो आदेश बिल्कुल भी विधि विरुद्ध है, जो न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी इस अवस्था में आपको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आप अपनी याचिका प्रस्तुत करके इस तरीके के आदेश को आप उसको शून्य करा सकते हैं या निष्प्रभावी बिल्कुल भी करा सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित फिर से आएंगे। और अगर जो अभी तक आपने वीडियो अंत तक देखा है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक करें और इसको शेयर अवश्य करें। और क्योंकि मेरी ये हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि कोई भी अगर जो वीडियो आपने देखा उसको पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आधी अधूरी जानकारी किसी के समझ में नहीं आती है और ऐसा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है जो किसी को भला तो नहीं कर सकता है, लेकिन हो सकता है इसमें किसी से तरीके से कोई नुकसान भी अवश्य हो जाए। अगर जो आपकी कोई जिज्ञासा है या आप हमसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या हमसे कोई किसी विषय पे आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं, संपर्क करने का माध्यम हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे है, आप उसमें अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकते हैं या अपने जो प्रश्न हैं उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।